हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में मैंने पहले पार्ट में बताया था कि फ्रांस में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था और 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट्स में यानी कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था और कैसे वहाँ पर जीने का संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान एक मध्यम वर्ग उभरता है, उसके बारे में मैंने बताया था। और आज हम बताएंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। स्टूडेंट्स, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत को हम निम्न तरीके से जान सकते हैं। फर्स्ट, राजा के सीमित अधिकार। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। कर लगाने के लिए उसे एस्टेट्स जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। इसके लिए एक बैठक बुलाई जाती थी और सम्राट यह निर्णय करता था कि एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब जो लुई 16 वहाँ का राजा बना था, तो उसने 5 मई 1789 को फ्रांसीसी सम्राट ने नए करों के प्रस्ताव के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। बैठक का आयोजन वर्साय के एक आलीशान भवन में किया गया। इस बैठक में पहले व दूसरे स्टेट्स ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। ये प्रतिनिधि आमने सामने की कतारों में बैठ गए, परंतु जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, उनका जो प्रतिनिधि मंडल था 600 सदस्यों का, उनको पहले और दूसरे स्टेट के पीछे खड़ा कर दिया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व समृद्ध व शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। किसान, स्त्रियां और कारीगरों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब एस्टेट जनरल के नियम क्या थे? एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार अब जो राजा ने जो एस्टेट जनरल की जो प्रतिनिधि सभा बुलाई थी, तो उस एस्टेट जनरल यानी उसके प्रथम 2 स्टेट तो उसके फेवर में थे। लास्ट का जो तीसरा स्टेट था गरीब लोगों का, वो उसके पक्ष में नहीं था। तो उसने क्या करा, उसका एक रूल था कि प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक ही मत देना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, पहले दोनों राजा के पक्ष में, तो 2 उसके पक्ष में रहेंगे, लास्ट के खिलाफ चला जाएगा। तो एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक ही मत देने का अधिकार था। लुई 16 इसी नियम के अनुसार कार्य करने वाला था, परंतु इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने यह मांग रख दी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह एक नई मांग थी जिसे सम्राट ने स्वीकार नहीं किया। इस बात से नाराज होकर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार वाली मांग लोकतांत्रिक सिद्धांत से प्रेरित थी, जिसे वहाँ के दार्शनिक रूसों ने अपनी कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रस्तुत किया है। परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे। तीसरे स्टेट के ये प्रतिनिधि 20 जून 1789 को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस समय तीसरे स्टेट का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसिये कर रहे थे। जबकि मिराबियो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, परंतु वह सामंती विशेषाधिकारों वाली सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने का पक्षधर था। इस संबंध में मिराबियो ने एक पत्रिका भी निकाली एवं वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष एक उत्साहवर्धक भाषण भी दिया था। ओबेसिये मूल रूप से एक पादरी था। इसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट तैयार किए। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान की रूपरेखा तैयार कर रही थी, उसी समय सारे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण फसल का उत्पादन भी कम हो रहा था, जिससे वहाँ का जो प्रमुख खाद्य है पाव रोटी, उसकी कीमत बहुत बढ़ती गई थी। उसके लिए जमाखोरों ने लाभ उठाना शुरू कर दिया। बेकरी की दुकानों पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद क्रोधित स्त्रियों की भीड़ ने दुकानों पर हमला बोल दिया। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। भीड़ का पलड़ा भारी हो गया।
14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया भीड़ ने। फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के स्वामियों ने किराए पर लठैतों को बुलाया है और वे फसलों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। इससे भयभीत किसानों ने भी कई जिलों के ग्रामीण किलों को कुदालों और बेलचों से ढहा दिया, अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी कागजातों को जला दिया। ऐसी दशा में कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। कुलीन वाले जो दूसरे स्टेट के लोग थे वो भी किसानों से कर लिया करते थे। इनमें से बहुत से लोगों ने पड़ोसी देशों में जाके शरण ले ली। सम्राट लुई 16 को अब अपनी विद्रोही सेना की शक्ति का एहसास हो गया था। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का नियंत्रण होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त करने के साथ ही चर्च के मालिकाना हक वाली भूमि जब्त कर ली गई। नेशनल असेंबली के इन कार्यों से लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार को प्राप्त हुई। अब अगला टॉपिक आता है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजतंत्र था, डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन अब संवैधानिक बन गया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के निर्माण में निम्न स्थितियां महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। अब शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत नहीं थी, बल्कि इसका विभाजन विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया। अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ चुकी थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का गठन करते थे। यह निर्वाचक समूह ही नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनता था। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा कर सकते थे। बचे हुए पुरुषों एवं महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य बनने के लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। फ्रांस का सन 1791 का संविधान मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ। फिर बोल रहा हूँ, फ्रांस का सन 1791 का संविधान मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा कानूनी समानता के अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से अधिकार माना गया। अब अगला टॉपिक आता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो इस वाले पार्ट में इससे पहले आपने देखा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस किस तरह के समाज में बटा हुआ था। 3 तरह के समाज थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब तृतीय जो समाज था वो शोषित वर्ग था। उसने लड़ झगड़ कर क्रांति करने के बाद अपनी एक असेंबली बनाई और संविधान बनाया, लेकिन था जब तक भी राजतंत्र। अब बात आती है राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र की स्थापना करना। तो इसका निम्न स्थितियाँ थी। लुई 16 की दुविधा। राज्य के प्रति जन सामान्य की क्रांति करने की भावना को देखकर लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु वह इससे खुश नहीं था। अपनी पहली स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसने प्रशा के राजा से गोपनीय वार्ता की। फ्रांस में जो कुछ भी घटित हुआ उससे पड़ोसी देशों के राजा बहुत डरे हुए थे। यही कारण था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई। यह योजना सफल होती इससे पहले ही अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कर दिया। नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित करने पर फ्रांस से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए एकत्र होने लगे। इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध आम जनता की जंग के रूप में देखा जाता है। क्रांति के रूप में छिड़े युद्ध से आम जनता को भारी क्षति होने के साथ साथ आर्थिक कठिनाई भी उठानी पड़ी। पुरुषों के युद्ध में भाग लेने के कारण रोजी रोटी की जिम्मेदारी स्त्रियों को संभालनी पड़ी। मोर्चाबंदी कई मुद्दों को लेकर थी। आबादी के एक बड़े भाग को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को जारी रखना चाहिए, क्योंकि सन 1791 के संविधान में केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, आम लोग उससे वंचित थे। अब होती है जैकोबिन क्लब।
की स्थापना। सन 1791 के संविधान के प्रति आम जनता का असंतोष विचार विमर्श का मुद्दा बन गया। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और स्वयं की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श करते थे। राजनीतिक अड्डे तो कई थे, किंतु इनमें से जैकोलिब क्लब सर्वाधिक सफल रहा। इसका नामकरण पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर हुआ था। कॉन्वेंट का अर्थ होता है भवन, जिसमें ईसाई धर्म के पादरी व नन निवास करते हैं, या ऐसा स्कूल जो ननों द्वारा संचालित होता है। अब इस क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से संबंधित थे। छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, घड़ी साज आदि इसमें शामिल थे। इनका नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जैकोबिनों के एक बड़े समूह ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय समाज के फैशन परस्त वर्ग, विशेषतः घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेज धारण करने वाले कॉलोनियों से स्वयं को अलग दिखाने के लिए किया गया था। यह जैकोबिनों का ब्रीचेस पहनने वाले कॉलोनियों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। जैकोबिनो क्लब के सदस्यों को एक अन्य नाम सौ क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता है। सौ क्लॉथ का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सौ क्लॉथ के पुरुष सदस्य लाल रंग की टोपी पहनते थे। महिला सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मी के दिनों में जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने भोज्य पदार्थों की महंगी कीमतों तथा अभाव से ग्रस्त पेरिस वासियों को साथ लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। ट्यूलेरिये के महल पर उन लोगों ने 10 अगस्त की सुबह हमला कर दिया। इस हमले में राजा के रक्षक मारे गए। राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। आगे चलकर नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 वर्ष की आयु वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार कर दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। अब एक नई असेंबली बनाई गई जिसे कन्वेंशन नाम दिया गया। इसने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर मौत की सजाएं सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक फांसी दी गई। रानी मैरी एंटोनेट का भी यही हाल हुआ। गणतंत्र क्या होता है बच्चों? यह सरकार का वो रूप होता है जहाँ सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। इसमें सम्राट या सामग्री के स्थान पर राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देशद्रोह अपने देश या सरकार के से विश्वास करना देशद्रोह कहलाता है। आतंक का राज। फ्रांस में 1793 से 1794 तक के समय को आतंक का राज या आतंक का युग कहा जाता है। इसको समझने के लिए निम्न विवरण सहायक हैं। रोबेस्पियर की नियंत्रण में दंड की कठोर नीति। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसकी पुष्टि में गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन और पादरी, दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य तथा रोबेस्पियर की कार्यशैली से असहमति रखने वाले उसकी पार्टी के ही सदस्य आदि, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में दोषी पाए जाने पर गिलोटिन मशीन द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। रोबेस्पियर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। पाव, रोटी और मांस की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा नियत मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक समझी जाने वाली समता रोटी को भोजन के रूप में प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल तथा संबोधन में बराबरी का नियम लागू करने का प्रयास किया गया। परंपरा से चले आ रहे महाशय और मदाम यानी महोदया शब्दों के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों को सितोयेन और सितोयीन यानी नागरिक और नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब चर्चों को बंद कर दिया गया। उनके भवनों को बैरक अथवा सार्वजनिक कार्यालय बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को बहुत ही कठोरता से लागू किया। नीतियाँ इतनी सख्त की उसके समर्थक भी सख्ती मांगी। अंततः गतवा जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या होती है? यह दो खंभों के बीच लटकने वाली
लटकते तारों वाली मशीन थी। इस पर रखकर अपराधी का सिर शरीर से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन नामक चिकित्सक ने सन 1789 में किया था। डायरेक्टली शासित फ्रांस, ये टॉपिक है लास्ट। रोबेस्पियर सरकार, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्तापूर्ण मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गई। नए संविधान के अनुसार संपत्ति विहीन लोगों को मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। नए संविधान में 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका को नियुक्त कर दिया गया। यही कार्यपालिका डायरेक्टरी कही गई। इस प्रावधान द्वारा जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने का प्रयास किया गया, किंतु स्थिति तब चिंताजनक हो जाती थी जब डायरेक्टरों का विवाद विधान परिषद से होता था। विवाद की स्थिति प्राय उत्पन्न हो जाती थी। ऐसी स्थिति में परिषद डायरेक्टर को बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कालखंड में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तत्कालीन फ्रांस में सरकार के स्वरूप में उपर्युक्त सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। कालांतर में इन प्रेरक तत्वों में न केवल फ्रांस अपितु सारे यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित करने का कार्य किया गया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अधिकतर महिलाएं तृतीय स्टेट से संबंध रखती थी। ये सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई जैसे कार्य करती थी। बाजारों में फल फूल बेचती थी। सन 1791 के संविधान ने फ्रांसीसी महिलाओं को निराश ही किया, जिसका मुख्य कारण उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। महिलाओं के मत देने का अधिकार, असेंबली में उन्हें चुने जाने का अधिकार, राजनीतिक पदों की मांग की जाने लगी ताकि ये अपना मत व मांग रख सके। अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए उन्होंने महिला क्लब की स्थापना की। उसी समय लगभग 60 महिला क्लब अस्तित्व में थे जो फ्रांस के अलग अलग शहरों थे। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे प्रसिद्ध क्लब था। महिलाओं ने समाचार पत्र भी निकाले। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कानून लागू किए, जिससे इन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, जो अनिवार्य शिक्षा के रूप में था। महिलाएं अब अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती थीं। इनके पिता द्वारा इन्हें विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। विवाह का स्वैच्छिक अनुबंध के स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। तलाक को कानूनी मान्यता मिल गई। इसके लिए पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते थे। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष लगातार जारी रहा। आतंक काल के समय सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। मत देने के अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। अंत में सन 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया। तो बच्चों, ये चैप्टर अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका।